Hello scholars, this is Yash and welcome back to City Point. So what we are going to do in today's session, we are going to be ready for the future tenses. Why? Because in the last session we concluded the whole past tense. है ना? In the last session we concluded with past perfect continuous tense. I hope you remember. So आज के सेशन में we are going to begin with future tenses and उसमें भी हम उसका जो सबसेट होता है simple future tense वो हम begin करेंगे, है ना? तो हमारा past tense कंप्लीट हो गया है, अब हम future tense की तरफ जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं guys without wasting any time. चलिए तो फ्यूचर टेंस हम पढ़ेंगे क्योंकि हमारा प्रेजेंट हो गया है एंड पास्ट इज आल्सो कंप्लीटेड बाय अस है ना। तो अब फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। आई होप यू नो व्हाट फ्यूचर टेंस इज, है ना। फ्यूचर टेंस आपको पता ही क्या होता है, जो भविष्य शो करता है ना, जो भविष्य को इंडिकेट करेगा वो फ्यूचर टेंस होगा। अब इसमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं, है ना। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे कर देता हूँ स्लाइड को। तो सबसे पहले अपना आएगा सिंपल फ्यूचर टेंस। व्हाई? बिकॉज़ आपको पता ही है सबसेट्स होते हैं सबके टेंसेस के। पहले क्या होता है, इंडेफिनिट होता है जिसे हम सिंपल बोला जाता है ना। और दूसरा क्या होता है, कंटीन्यूअस, देन परफेक्ट होता है, देन परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो सबसे पहले हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, जैसे कि आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। आई होप यू कैन रीड इट आउट एंड मैं भी आपके लिए एक बार पढ़ देता हूँ। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज स्टिल टू टेक प्लेस। स्टिल टू टेक प्लेस का मतलब क्या हो गया, जो अभी टेक प्लेस नहीं हुआ है वो होगा, है ना। मतलब कोई ऐसा एक्शन जो ना ही प्रेजेंट में घटित हुआ है ना पास्ट में, वो आगे जाके होगा घटित। घटित मतलब हैपन होगा, अकर होगा, है ना। तो सिंपल शब्दों में बिल्कुल प्योर हिंदी में मैंने आपको बता दिया कि जो अभी भी होना है फ्यूचर में, उस टेंस को बोला जाता है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, और इसकी हिंदी की इंडिकेशन क्या होती है, गागे, होगा, धोगा, नहाऊंगा, सोऊंगा, जाऊंगा, इस तरीके से होता है ना, वो सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपना, हाँ, फॉलोइंग सेट्स है किस बारे में, आपको पता है कि भाई इनके भी सेट्स होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका अफर्मेटिव, जिसे पॉजिटिव रूल बोला जाता है, वो हमें पढ़ना है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव, है ना। तो इससे में सबसे पहले आता है अपना अफर्मेटिव फॉर्म। तो अफर्मेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया, व्हेन यू डू नॉट हैव अ नेगेटिव वर्ड इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। तो उसका रूल क्या कहता है, उसका रूल ये है कि अगर आपके सामने आता है सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहले आपके सामने आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो, नो वरीज, क्योंकि ये जो सिंपल फ्यूचर टेंसेस होते हैं और जितने भी फ्यूचर टेंसेस होते हैं उसमें विल या शैल लगता है। अगर उसमें विल या शैल लग रहा है, आपको मैंने पहली बात बता दी थी कि इनकी जो फ्यूचर टेंसेस होते हैं उसमें उनकी कोई वर्ब नहीं होती है। दे टेक अ मॉडल वर्ब दैट इज विल और शैल। वो विल और शैल से काम चला के फ्यूचर टेंसेस बनाते हैं। जैसे प्रेजेंट में क्या होगा, प्रेजेंट की अपनी फॉर्म होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट की अपनी होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन फ्यूचर टेंसेस की कोई अपनी वर्ब नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई जो फ्यूचर टेंसेस होते हैं उसमें हम फ्यूचर टेंसेस कैसे बनाते हैं, विद द यूज ऑफ द मॉडल वर्ब दैट इज विल और शैल, है ना। तो विल और शैल का अगर हम मदद करते हैं, आपको पता है जो मॉडल वर्ब होते हैं उसमें सब्जेक्ट की टेंशन नहीं होती है, वेदर द सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर और प्लूरल। मतलब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, जो फॉर्म होती है मॉडल वर्ब्स की वो चेंज नहीं होती है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि भाई अगर ही होगा तो ही के साथ अगर मैं डू की फॉर्म लगाऊंगा तो डज लगाऊंगा। ठीक है, आई के साथ डू लगानी पड़ेगी। लेकिन मॉडल वर्ब में ऐसा सोचने की जरूरत नहीं होती। मॉडल वर्ब में जो भी सिंगुलर और प्लूरल, जो भी आपका जिस भी नंबर का सब्जेक्ट है उसके साथ मॉडल वर्ब में कोई चीज नहीं होता है। तो कैन की जगह कैन ही आएगा, चाहे आई हो चाहे ही हो। ही कैन, आई कैन, ऐसे ही आपका ये है। हाँ, विल और शैल, विल और शैल क्या होता है, ये भी मॉडल वर्ब होती है। तो इसमें भी सब्जेक्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्ट का जो नंबर है वो कोई भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, ठीक है, अनकाउंटेबल हो, कोई भी हो। ठीक है, आपको एक ही फॉर्म लगानी है, विल या शैल। अब जैसे एक बात और बता देता हूँ, जो शैल होता है ना, वैसे तो वो बना है आई और बी के लिए। ठीक है, बट आप कभी भी मतलब ये जो है रिटर्न में ध्यान रखना है आपको बस, कि भाई आई और बी के साथ हम शैल यूज करते हैं। और क्योंकि जो शैल है वो आई और बी प्रोनाउन के ही लिए ही यूज होता है। बाकी जितने भी नाउन्स बच गए और दूसरे पर्सन्स बच गए और प्रोनाउंस, उन सभी के साथ विल का यूज होता है। बट ये कोई मैंडेटोरी रूल नहीं है स्पीकिंग में, लेकिन रिटर्न में आपको ध्यान देना पड़ेगा। एग्जामिनर कैन मेक यू लूज वन मार्क इफ यू डू नॉट ट्राई दिस, और इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट इट, कि भाई आपको शैल आ गया तो वी या आई ही प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज करना है। ठीक है, उसके बाद एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई इसके बाद हमेशा और हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, किसके बाद, विल या शैल के बाद। ठीक है, जैसे प्रेजेंट फॉर्म होता है, ठीक है, उसमें बेस फॉर्म ही आती है, ठीक है, लेकिन उसमें विल या शैल नहीं आता। जो पास्ट फॉर्म होता है उसमें ये आता है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जो हैज हैव हैड होता है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो विल या शैल के बाद आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इसके बाद हैव नहीं आ रहा है तो, अगर विल या शैल के बाद हैव आ जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तब तक के लिए आपको
नहीं सोचना है, अभी हम इसी पे फोकस करेंगे। पहला रूल जो अफर्मेटिव रूल है, अफर्मेटिव फॉर्म है किसका? सिंपल फ्यूचर टेंस का। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, वेदर सिंगुलर और प्लूरल, विल लगाओ, शैल लगाओ। अगर आई सब्जेक्ट में आई या वी होगा तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसके साथ शैल लगा दो। ठीक है, उसके बाद बेस फॉर्म का मतलब क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई शैल वर्क, आई शैल वर्क का मतलब क्या हो गया? मैं काम करूंगा, है ना? अब यहाँ पे मैंने शैल क्यों लगाया? क्योंकि वहां पे आई है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि अगर प्रोनाउन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में प्रोनाउन है और वो भी कौन से, आई या बी, तो उसके साथ क्या लगेगा? शैल लगाओ। सॉरी। और दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, दोनों फ्यूचरिटी को ही दिखाते हैं, दोनों ही फ्यूचर दिखाते हैं। ठीक है, आई शैल वर्क, मैं काम करूंगा। ही विल टेक अ कप ऑफ कॉफी, इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई वो एक कप कॉफी लेगा, है ना? वो एक कप कॉफी लेगा। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद है आपका नेगेटिव फॉर्म। नेगेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू हैव एनी नेगेटिव वर्ड। तो अभी तो जब हम टेंसेस करते हैं तो मेनली मैं क्या यूज करता हूँ? नॉट ही यूज करता हूँ। वैसे और भी नेगेटिव वर्ड्स हैं, यू कैन यूज व्हेन यू बिकम परफेक्ट इन टेंसेस, है ना? तो जैसे सब्जेक्ट के बाद विल नॉट लगा दो या शैल नॉट लगा दो। आपको पता है कि भाई नॉट थर्ड नंबर पे आता है, तो विल होगा तो विल के बाद नॉट लगेगा, शैल होगा तो शैल के बाद नॉट लगेगा। उसके बाद बेस फॉर्म, हमेशा बेस फॉर्म ही रहती है, चेंज नहीं होती है। आई शैल नॉट कॉल हिम अगेन, इसका मतलब क्या हो गया? कि भाई मैं उसको दोबारा कॉल नहीं करूंगा, मैं उसको दोबारा कॉल नहीं करूंगा। उसके बाद है ही विल नॉट जॉइन अस, ही विल नॉट जॉइन अस, इसका मतलब क्या हो गया? वह हमको ज्वाइन नहीं करेगा, वह हमको ज्वाइन नहीं करेगा। तो गागेगी आपको एज एन हिंदी, एज अ हिंदी इंडिकेशन आपको हमेशा दिखेगी। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद है आपका इंटेरोगेटिव फॉर्म। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब व्हेन यू आर आस्किंग क्वेश्चन, तो आपको होता है कि इंटेरोगेटिव फॉर्म के अंदर हम क्या लगाते हैं? आगे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, आगे लगाते हैं, देन सब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है? विल और शैल है। और आपको पता है विल और शैल जो है एज अ मॉडल वर्ब, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ मॉडल वर्ब, इट आल्सो एक्ट्स, इट इज एक्चुअली एन ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हमने लगा दिया सेंटेंस की शुरुआत में, है ना? तो विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, देन बेस फॉर्म आ गया, उसके बाद आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। जैसे शैल बी स्टार्ट, कहते हैं ना, कभी कभार पता है ये जो शैल होता है ना, वो बेसिकली किसके साथ यूज होता है? ये शैल होता है, यूज होता है, मैंने आपको पहले ही मॉडल वर्ब में बताया था। ये शैल होता है यूज व्हेन यू हैव टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है, व्हेन यू हैव टू बिगिन विद समथिंग, कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कॉन्वर्सेशन हो गया, कोई काम हो गया, तो शैल का वहां यूज करोगे। और बेसिकली जब आप मिल बांट के किसी के साथ काम करते हो तो एक ही प्रोनाउन का यूज होता है, जो कि होता है वी। तो इसलिए जो है शैल के साथ हमेशा इस जगह पे वी लग जाता है ना? तो शैल बी स्टार्ट का मतलब क्या हो गया? चालू करें, शुरुआत करें, इस तरीके से। ठीक है, जब भी आप कॉन्वर्सेशन की बिगिनिंग देखोगे ना, तो व्हेन दे आर अबाउट टू बिगिन यू मस्ट ऑब्जर्व कि वो शैल वी स्टार्ट बोलते हैं व्हेन दे आस्क फ्रॉम वन अनदर कि भाई हमें चालू करना चाहिए कॉन्वर्सेशन या नहीं। वो हमेशा बोलेंगे शैल वी स्टार्ट। क्यों? क्योंकि यही रूल है शैल का। व्हेन यू हैव टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन और बिगिन विद समथिंग एल्स, तो यू शुड यूज शैल विद द प्रोनाउन वी। उसके बाद है विल यू कम टुडे, विल यू कम टुडे, इसका मतलब क्या हो गया? क्या तुम आज आओगे? क्या तुम आज आओगे, है ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब है आपका नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब क्या हो गया? व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन टुगेदर विद मेकिंग अ नेगेटिव इम्पैक्ट और मेकिंग द सेंटेंस नेगेटिव, है ना? व्हेन यू हैव नॉट और एनी अदर नेगेटिव वर्ड इन द पर्टिकुलर स्टेटमेंट व्हाइल आस्किंग अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको दो तरह के रूल मिलेंगे। अगर आपका नाउन है, अगर आपका नाउन है तो विल से स्टार्ट करो। ठीक है, नाउन एज अ सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अगर नाउन एज अ सब्जेक्ट है तो विल से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जो शैल होता है वो बेसिकली आई और वी के लिए बना है। पर स्पीकिंग में आप इग्नोर कर सकते हो उस रूल को। स्पीकिंग में इतना मैंडेटरी नहीं होता है कि भाई आपको हमेशा शैल का यूज करना आई या वी के साथ। यू कैन नॉट यूज विल विद आई और वी, ऐसा नहीं है, स्पीकिंग नहीं है। अमेरिकन इंग्लिश में से बिल्कुल ही हट गया है कि मतलब कि शैल का यूज करना। लेकिन आज भी शैल जो है यूज होता है यूके में, और अमेरिका और इंडिया में भी यूज होता है शैल इन लीगल डॉक्यूमेंट्स, इन लीगल केसेस, इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स, है ना? कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में बहुत जरूरी होता है। जैसे लीगल डॉक्यूमेंट कोई भी अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल बात कर रहे हो तो शैल का यूज होगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यूज होता है शैल। ठीक है, बाकी ऐसा कोई रूल नहीं है स्ट्रिक्ट। ठीक है, अब नॉट आ गया है। क्या विल के बाद नॉट आ जाएगा? नॉट हमेशा थर्ड नंबर पे आता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड नंबर पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नाउन है। तो ये एक्सेप्शनल रूल है किसका? आपका नेगेटिव स्टेटमेंट का, व्हेन टुगेदर विद द इंटरोगेटिव वन, है ना? व्हेन यू आर आस्किंग अ क्वेश्चन विद अ नेगेटिव वर्ड, तो वहां पे क्या करना है आपको? नॉट सेकंड पे लगाना है जब आपका क्या होगा? सब्जेक्ट एज अ नाउन होगा। इस बात को ध्यान रखो, अगर प्रोनाउन होगा तो वही नॉट थर्ड नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे विल नॉट नूहा हैव डिनर विद अस, विल नॉट नूहा हैव डिनर विद अस, इसका मतलब क्या हो गया? क्या नोहा हमारे साथ डिनर नहीं करेगी? क्या नोहा हमारे साथ डिनर नहीं करेगी?
उसके बाद है आपका सेकंड वाला रूल है इंटरोगेटिव नेगेटिव का ही कि भाई अगर आपका प्रोनाउन आ जाता है, अगर आपका प्रोनाउन आ जाता है तो आपको प्रोनाउन के साथ क्या लगना है, नॉट लगाना बाद में, है ना? तो सेकंड नंबर पे आ जाएगा प्रोनाउन ऑन द कॉन्ट्रारी टू दिस स्टेटमेंट, ठीक है? नाउन आता है थर्ड नंबर पे, लेकिन इस केस में प्रोनाउन आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, देन आपका नॉट आ जाएगा थर्ड नंबर पे। शैल आई नॉट गो आउट, शैल आई नॉट गो आउट इसका मतलब क्या हो गया कि हमें बाहर नहीं जाना है, सॉरी, क्या मुझे बाहर नहीं जाना है? नहीं 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 नहीं, क्या बोल रहा हूँ, क्या मैं बाहर नहीं जाऊंगा, सॉरी मिसप्लेस हो गया थोड़ा, इट स्लिप्ड आउट ऑफ माय टंग। ये क्या है, शैल आई नॉट गो आउट, इसका मतलब क्या हो गया, क्या मैं बाहर नहीं जाऊंगा, क्या मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो गा गे गी की आपको इंडिकेशन बनानी है व्हाइल स्पीकिंग दीस काइंड ऑफ सेंटेंसेस, है ना? चलिए, ये मैंने यही लिखा हुआ है कि जो शैल होता है वो आई और बी के साथ यूज करो, है ना? और बाकी प्रोनाउंस के साथ, जिसमें आपका नाउन भी आ जाता है, ठीक है, उसके साथ क्या यूज करो, आप विल का यूज करो। ये हो गया शैल आई और बी के लिए, और विल हो गया आपका बाकी ये प्रोनाउंस के लिए। ये लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका यूजेस, जितना समझाना था मेरे को सिंपल फ्यूचर टेंसेस में मैंने समझा दिया, अब हम यूजेस करेंगे, ठीक है। यूजेस के बाद इट इज गोना बी, ठीक है। तो पहला आपका यूज ए है, टू डिस्क्राइब फ्यूचर एक्शंस, टू डिस्क्राइब फ्यूचरिटी, मतलब फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करना, वही है जो अभी हमने पढ़ा है। तो आप क्या किसका यूज करोगे, फ्यूचर टेंसेस का यूज करोगे, लाइक आई शैल गो टू द मार्केट टू बाय अ पैकेट ऑफ ओट्स, है ना? आई शैल गो टू द मार्केट बाय अ पैकेट ऑफ ओट्स, इसका मतलब क्या हो गया है कि भाई मैं मार्केट जाऊंगा ओट्स का पैकेट खरीदने के लिए, है ना? मैं मार्केट जाऊंगा ओट्स का पैकेट खरीदने के लिए। नेक्स्ट है, ही विल मीट मी ऑन संडे, ही विल मीट मी ऑन संडे, इसका मतलब क्या हो गया, वह मुझसे संडे को मिलेगा, वह मुझसे संडे को मिलेगा। तो फ्यूचर एक्शंस को इंडिकेट करने के लिए विल और शैल का यूज करो। उसके बाद है आपका यूज बी, द फॉलोइंग आर यूज्ड विद द सिंपल फ्यूचर टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम, ठीक है। मतलब ये आपको कीवर्ड्स मैं हमेशा देता हूँ, तो आज भी दे रहा हूँ कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप इंक्लूड कर सकते हो व्हाइल मेकिंग का फ्यूचर सेंटेंसेस, ठीक है, फ्यूचर सेंटेंस, ठीक है। जैसे आपका है शॉर्टली, शॉर्टली का मतलब क्या होता है, बस अभी, या प्रेजेंटली भी बोला जाता है शॉर्टली को, है ना? मतलब कहते हैं ना, कॉल मी शॉर्टली या आई विल बैक टू यू शॉर्टली, एक मैसेज होता है, कस्टम मैसेज होता है, और एक होता है बना बनाया मैसेज आ जाता है, व्हेन यू गेट और रिसीव समबडीज कॉल, तो आप उठाना नहीं चाहते, तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है कि भाई आप मैसेज कर सकते हो, जैसे आई विल बैक टू यू शॉर्टली, इस तरीके से होता है ना। और ये भी होता है कि कॉल मी लेटर, कैन यू कॉल मी लेटर। तो वहाँ पे शॉर्टली का मतलब क्या होता है, वहाँ पे शॉर्टली का मतलब होता है बस अभी, है ना? वही है यहाँ पे इसका मतलब। सो ये सारे कीवर्ड्स आप यूज कर सकते हो व्हाइल मेकिंग अ फ्यूचर सेंटेंसेस, फ्यूचर सेंटेंस। या शॉर्टली हो गया, टुमारो हो गया, नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, सून हो गया, प्रेजेंटली हो गया। यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब ये अलग होता है और ये अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। कभी आप इंटरचेंज कर दो, ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट मोमेंट ये होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब शॉर्टली होता है, ठीक है। तो प्रेजेंटली का मतलब शॉर्टली होता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट वीक हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, इन अ फ्यू मोमेंट्स हो गया। तो ये सारे फ्रेजेस और वर्ड्स आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं, फ्यूचर को इंडिकेट करेंगे ना, है ना? जैसे ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, ही विल बी 20 नेक्स्ट ईयर, कि वो अगले साल 20 का हो जाएगा। उसके बाद है आपका आई शैल डिलीवर द पार्सल नेक्स्ट डे, आई शैल डिलीवर द पार्सल नेक्स्ट डे, इसका मतलब क्या हो गया, मैं अगले दिन पार्सल डिलीवर करूंगा, मैं अगले दिन पार्सल डिलीवर करूंगा, है ना? चलिए, उसके बाद है आपका द टेंस इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल क्लॉज ऑफ टाइम प्लेस एंड कंडीशन, सिंपल सी बात है। आपका नेक्स्ट यूज जो कहता है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, अभी यहाँ पे ध्यान मत दो प्रिंसिपल क्लॉजेस क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, आई विल बी टेलिंग यू दिस थिंग लेटर इन द पर्टिकुलर सेशन ऑफ अवर्स, है ना? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो टेंस होता है वो, जो एक ऐसे क्लॉजेस होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं जिसमें टाइम की बात होती है, प्लेस की बात होती है और कंडीशन की बात होती है, वहां पे एडवर्ब्स लगी होती है सभी की, है ना? तो वहां पे आप किसका यूज कर सकते हो, फ्यूचर टेंसेस का, जैसे आई शैल रीड इट अंटिल आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज, और ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये प्रिंसिपल क्लॉज में फ्यूचर टेंसेस का यूज कर सकते हो यूजिंग विल और शैल, ठीक है। और ये क्या इंडिकेट कर रहा है, आई शैल रीड इट अंटिल आई अंडरस्टैंड इट, तो ये इंडिकेट कर रहा है कंडीशन, कि भाई जब तक मैं समझता नहीं हूँ, ये क्या कह रहा है, आई शैल रीड इट अंटिल आई अंडरस्टैंड इट, इसका मतलब क्या हो गया, मैं इसे रीड करूंगा या मैं इसे पढ़ूंगा जब तक मैं इसे समझूंगा नहीं, मतलब मैं समझने के बाद ही इसे पढ़ूंगा, इसका मतलब ये हो गया। तो एक कंडीशन शो कर रहा है, तो की कंडीशन शो कर रहा है कि भाई मैं समझने से पहले इसको नहीं पढ़ूंगा, वंस आई अंडरस्टैंड इट देन आई वुड, या आई विल, या आई शैल रीड इट, इसका मतलब ये हो गया। तो कंडीशनल क्लॉजेज में
फ्यूचर टेंसेस का यूज होता है इन अ प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज हो गया ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, है ना? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यूज डी। ये क्या कह रहा है? व्हेन देयर इज एन इंटेंशन इन द फ्यूचर, गोइंग टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड। मतलब गोइंग टू एक ऐसा फ्रेज है, ठीक है, ऑफ वर्ब जो आप यूज कर सकते हो टू शो फ्यूचर टेंस। देखो गोइंग टू जो है ना आप कैसे भी लगा सकते हो, चाहे आप लगा दो पास्ट में या प्रेजेंट में, लेकिन अगर आप प्रेजेंट में लगा रहे हो तो वो आपको क्या शो कर देगा? फ्यूचर टेंस शो कर देगा। क्या? केवल गोइंग टू। ठीक है, देखो ये पूरा स्टेटमेंट है, ठीक है, ये आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में दिख रहा है ना, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है फ्यूचर को। क्यों इंडिकेट कर रहा है? क्योंकि इस तरीके से बन सकता है ना? इस तरीके से यू कैन यूज क्या? प्रेजेंट टेंस विद गोइंग टू, ठीक है, विद अ फ्रेज गोइंग टू। गोइंग टू को आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट मोमेंट में टू शो योर फ्यूचर प्लानिंग्स। जैसे इट इज गोइंग टू रेन, इसका मतलब क्या हो गया? रेन होगी या होने वाली है, कैसे भी मान लो। बट ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट में है, लेकिन ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। देखिए अभी बारिश हो नहीं रही है, ये बोल रहा है बारिश होगी या होने वाली है, यानी कि होने वाली है यानी कि होगी, ये फ्यूचर में होगा। तो ये जो है कैसे यूज कर सकते हो आप? टू शो द फ्यूचरिटी ऑफ योर कंडीशन, है ना? उसके बाद है फादर इज गोइंग टू बाय अ न्यू फोन। फादर इज गोइंग टू बाय अ न्यू फोन, इसका मतलब क्या हो गया? पापा जो है नया फोन खरीदेंगे या खरीदने वाले हैं या खरीदने जा रहे हैं। हिंदी कैसे ही बना लो समझ में आ जाना चाहिए। वैसे तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या होगा? फादर जो है न्यू फोन खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर को, क्योंकि अभी खरीदा नहीं है। खरीदेंगे, खरीदेंगे कहाँ पे? बाहर खरीदें, मतलब फ्यूचर में खरीदेंगे, है ना? चलिए, उसके बाद है यूज़ ई। इज़ एम आर भी आप यूज़ कर सकते हो। देखो मैंने आपको बोला कि भई ये क्या है? इज़ एम आर। ये क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब्स है। किसकी? प्रेज़ेंट की। आप इसको इन्फिनिटिव के ये साथ यूज़ कर सकते हो। इन्फिनिटिव मतलब कभी भी टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, तो वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव बन जाता है। तो इज़ एम आर को आप जब इन्फिनिटिव के साथ यूज़ करोगे तो वो फ्यूचर एक्शन को इंडिकेट करेगा। ठीक है? तो इससे ये पता लगा है कि जो प्रेज़ेंट टेंसेस होते हैं, वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं। है ना? जैसे ही इज़ टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, इसका मतलब क्या हो गया? ही इज टू अटेंड द मीटिंग टुमारो, इसका मतलब क्या हो गया? वो मीटिंग अटेंड करने को है कल। ठीक है, वैसे तो इसकी फ्रेश हिंदी क्या बनेगी? वो वह कल मीटिंग अटेंड करने को है। ठीक है, मीटिंग को पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, पर मतलब ऐसे ही बनेगा। ठीक है, वह कल मीटिंग अटेंड करने को है। ठीक है, अब ये जो होगा कल होगा, तो कल होगा यानी कि फ्यूचर हो गया, लेकिन हमने यूज क्या करा है? इज, जो कि प्रेजेंट टेंस का है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट यूज कर सकते हो टू इंडिकेट फ्यूचरिटी। उसके बाद है आई एम टू गेट मैरिड सून। आई एम टू गेट मैरिड सून, इसका मतलब क्या हो गया? मैं जल्द ही शादी करने वाला हूँ या मैं जल्द ही शादी करने को हूँ, है ना? तो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है ये। तो इस तरीके से यूज कर सकते हो आप। उसके बाद है एफ। एफ क्या कहता है? इज एम आर, उसके बाद अबाउट, देन इंफिनिटिव। ठीक है, एक फ्रेज होता है अबाउट टू। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखना, यू कैन यूज इट इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, और ये होता ही है। अबाउट टू की हिंदी क्या बनेगी? अरे, हिंदी करते हुए हमेशा थोड़ा कुछ गलती हो जाती है, दोबारा लिख देता हूँ। अबाउट टू की हिंदी क्या बनेगी? वाला। वाला है या थे, कुछ भी बना लो, मतलब जब यूज़ करोगे तब बना लो। यानी कि प्रेज़ेंट में वाला है, पास्ट में वाला था या वाले थे, इस तरीके से इसकी हिंदी बनती है, ठीक है? तो ये जो है आपको फ्यूचर टेंस दिखाता है, क्योंकि वाला है, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भई सेशन चालू होने वाला है, तो यानी कि वाला है क्या बता रहा है? ये फ्यूचर में होगा, चालू अभी हुआ नहीं है, ना ही हो रहा है। तो यानी कि अबाउट टू यूज़ होता है फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए। जैसे द मूवी इज़ अबाउट टू बिगिन। द मूवी इज़ अबाउट टू बिगिन, मूवी चालू होने वाली है। तो यहाँ पे इज़ अबाउट टू है, ये फ्यूचर का फ्रेज़, सॉरी है ये प्रेज़ेंट का फ्रेज़, लेकिन ये किसको इंडिकेट कर रहा है? फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है ना? नेक्स्ट, इट इज़ अबाउट टू स्नो। इट इज़ अबाउट टू स्नो, इसका मतलब क्या हो गया? स्नो होने वाली है। अब स्नो को हिंदी में क्या बोलते हैं? बर्फ, पता नहीं। मतलब जो भी है, इसकी हिंदी नहीं पता मुझे स्नो को हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्नो होने वाली है। जैसे बारिश बोलते हैं ना, वैसे ही स्नो होने वाली है। तो यानी कि अभी हुई नहीं है, होने वाली मतलब फ्यूचर में होगी। तो दीज़ काइंड ऑफ मतलब दीज़ वर्ड्स और फ्रेजेस, ठीक है, कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट फ्यूचर टेंसेस, ठीक है? तो जैसे कि ये गोइंग टू आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए। ये आप इज़ एम आर के साथ इंफिनिटिव का यूज़ कर सकते हो फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए, और इज़ एम आर प्लस अबाउट टू ये भी आप यूज़ कर सकते हो फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए। एंड विद दिस आवर सेशन इज कंप्लीटेड, एंड आवर complete simple future tense have been completed in today's session. And thank you for taking today's session. Why? Because you have been so attentive in my class. I know that. ठीक है? तो आज के सेशन में अपना क्या कंप्लीट हो गया है? फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं बस।
फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के साथ, ठीक है? टिल देन व्हाट यू हैव टू डू, हैव फन एंड बी केयरफुल। बाय बाय।